हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किन बच्चों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि क्लास 12th में है। बोर्ड एग्जामिनेशन बिल्कुल आ ही गए हैं, 2 वीक 3 वीक 1 वीक बाद ही आपके एग्जामिनेशन है। यस और नो, टर्म सेकंड के आपका एग्जामिनेशन है। तो हाजिर हूं आज का वीडियो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में टर्म सेकंड क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के चैप्टर वाइज, जी हाँ, हर एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और इन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बोर्ड में आने की बहुत ज्यादा है, सो आप ये क्वेश्चन किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते हैं। शुरुआत से लेकर एंड तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि सारे चैप्टर एक ही वीडियो में मैंने कवर कर लिए हैं। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 6 स्टाफिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है आपका। देखिए, एक पेन मैं चूज कर लेता हूं ताकि आपको फटाफट मैं बता पाऊं। देखिए, पहला है What is meant by recruitment? How is it different from selection? ये 3 से 4 मार्क्स में आ सकता है आपका। डिपेंड करता है स्टेट बोर्ड में है या फिर आप सीबीएसई बोर्ड में है। तो व्हाट इज मीन्ड बाय रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है और सिलेक्शन से ये डिफर कैसे है। मतलब पहले में तो फर्स्ट पार्ट में रिक्रूटमेंट का मतलब बता दीजिए और फिर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस बता दीजिए। सिंपल सा फंडा, राइट। एक और चीज, वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा। 3 से 4 अगर मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है तो एक पेज से ज्यादा हमें नहीं लिखना है किसी भी कीमत पर, राइट। अगर 3 मार्क्स का है तो 7 to 8 लाइन में फिनिश कर देना, राइट। चलिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस। लाइन खींच ली है बीच में, इधर ट्रेनिंग इधर डेवलपमेंट। अगर ये 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट लिखने हैं, 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट, 6 मार्क्स का है तो 6 पॉइंट। सिंपल सा फंडा है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतने ही हमें डिफरेंसेस में पॉइंट लिखने हैं। अगर बेसिस याद है तो लिखो, नहीं तो बेसिस लिखने की जगह नहीं है या जरूरत नहीं है। सिर्फ ट्रेनिंग सिर्फ डेवलपमेंट के सीधा सीधा पॉइंट आपको लिखने हैं। यस और नो। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन द स्टाफिंग प्रोसेस एंड द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व टू इट। स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है, नॉर्मल सा, ठीक है। इसके बाद आपको जितने भी स्टेप्स हैं वो समझाने हैं। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स या लॉन्ग में ही आएगा, 6 या 8 मार्क्स, डिपेंड करता है कि स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई से आप बिलोंग करते हैं। तो 6 से 8 मार्क्स में आएगा या फिर 4 मार्क्स में भी आ सकता है ये। अगर इन केस 6 और 8 मार्क्स ज्यादा मार्क्स में आता है तो आपको हर स्टेप समझाना है। अगर कम में ये क्वेश्चन आता है, जैसे मान के चलो 3 या 4 मार्क्स का आता है, तो सारे स्टेप्स के आपको सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने हैं। रिपीट करूं वापस, अगर प्रोसेस आपसे पूछा जाता है और वो 1 या 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो प्रोसेस के आपको सारे के सारे स्टेप लिखने हैं, उनको समझाना नहीं है। एक डायग्राम ब्यूटीफुल बना देना स्टेप बाय स्टेप का, और उसमें आपको सारे स्टेप मेंशन करने हैं लेकिन समझाने नहीं है। लेकिन अगर वो 6 और 8 मार्क्स का आता है या 5 मार्क्स का आता है तो आपको सारे स्टेप्स को 2 से 3 लाइन में समझाना भी जरूरी होता है। सिंपल। चलिए आगे। What are the advantages of training to the individual and to the organization? ठीक है बच्चा, तो ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट है। इंडिविजुअल को 4 पॉइंट लर्न कर लेना और ऑर्गेनाइजेशन को यहां पर भी 4 पॉइंट लर्न कर लेना। अगर कम मार्क्स का आएगा तो 2-2 ही काम चल जाएगा, अगर ज्यादा मार्क्स का आता है तो दोनों में 4-4 पॉइंट आपको लिखने हैं। लिस्ट मतलब होता है बच्चा नाम लिखने हैं सिर्फ, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करना। लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट अंडर इन सिलेक्शन प्रोसेस। कितने तरह के टेस्ट होते हैं कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने से पहले, वो आपको सिर्फ नाम लिखने हैं। सिंपल हो रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए, जो भी कंफ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। और इफ इन केस आपको पूरा सिलेबस मेरे नोट्स के थ्रू पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं क्लास 12th के फुल सिलेबस के। उसमें से अगर सेकेंड टर्म के निकालने हैं तो सेकेंड टर्म के निकाल लेना, फर्स्ट टर्म के भी हैं तो फर्स्ट टर्म के भी उसमें इंक्लूड है, लेकिन आपको सेकंड टर्म के पढ़ने हैं तो सेकंड टर्म के आप पढ़ सकते हैं, राइट। स्टेट बोर्ड के लिए जिनका फुल सिलेबस आ रहा है वो उन नोट्स से अपना रेफर कर सकते हैं। बहुत ही टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पेशली मैंने वो बनाए हैं स्पेशली क्लास 12 बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, राइट। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको।
ऑन द जॉब ट्रेनिंग बच्चा समझाना है, ये 3 मार्क्स के नियर अबाउट में आएगा, 2 से 3 मार्क्स में, तो उतना ही आपको समझाना है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, उनमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, ट्रेनिंग के टूल्स कौन कौन से हैं उसमें, उसके सिर्फ नाम लिख देना। स्टेट द एग्जाम्पल ऑफ एनी टू मॉनेटरी इंसेंटिव। मॉनेटरी इंसेंटिव कौन सा होता है जिसके थ्रू हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जॉब रोटेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जॉब रोटेशन स्टाफिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए एक छोटा सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, इफ इन केस आप केस स्टडीज मैंने बहुत ज्यादा यहां पर इंक्लूड नहीं करी है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं केस स्टडीज का अलग से वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ज्यादातर केस स्टडीज सीबीएसई वालों के पास आती है और सीबीएसई वाले बच्चे अगर मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं हर चैप्टर वाइज केस स्टडीज के नियर अबाउट 10 केस स्टडीज बताऊंगा आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी हर चैप्टर के लिए। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। न्यूली अपॉइंटेड पर्सनल मैनेजर, पर्सनल होता है बच्चा यहाँ पर एचआर मैनेजर, ठीक है ना। एचआर मैनेजर इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज नो नीड फॉर ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। एचआर मैनेजर कहता है कि भैया ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है वर्कर्स को। क्या आप एग्री हैं इस स्टेटमेंट से? अगर एग्री हैं तो सपोर्ट करो अपने आंसर को। देखिए पहली बात तो है आप एग्री नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस पता है। यहां पर ट्रेनिंग की आपको इंपॉर्टेंस लिखनी है डिसएग्री कर कर, मतलब नो कर कर। ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द वर्कर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आपको 4 रीजन लिखने हैं, सिंपल। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आपको इंपॉर्टेंस समझानी है स्टाफिंग की। 4 मार्क्स के हैं तो 4 इंपॉर्टेंस, 6 मार्क्स के में है तो 6 इंपॉर्टेंस, सिंपल। एक्सप्लेन एनी 4 टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर दूसरी तरीके से यही क्वेश्चन आ सकता है कि आपको स्पेसिफिक कर दिया, वेस्टिब्यूल समझाओ, जॉब रोटेशन समझाओ और इंटर्नशिप आपको समझाना है एज अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो ऐसे करके भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। समझ में आ गया? स्टाफिंग पूरी क्लियर हो गई। ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो पूरा चैप्टर आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, राइट। मूविंग ऑन टू द चैप्टर 7 दैट इज डायरेक्टिंग। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द सिमेंटिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। लिसनिंग से जो रिलेट करते हैं वो होते हैं सिमेंटिक। तो सिमेंटिक बैरियर को स्पेसिफिक समझाना, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। सिर्फ सिमेंटिक बैरियर क्या होते हैं और उसमें जो भी आते हैं उसके सिर्फ नाम आपको लिखने हैं। सुपरवाइजर कौन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं डायरेक्टिंग के, ठीक है ना, कम्युनिकेशन वगैरह, लीडरशिप वगैरह, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स ही हैं। क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर आपको समझानी है और क्वेश्चन पूछा गया है डू द क्वालिटीज अलोन एंश्योर लीडरशिप सक्सेस, द आंसर इज नो। डिस्कस मैस्लॉज नीड हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, बच्चा ये 4 से 5 मार्क्स में आपके आएगी और आपको डायग्राम के साथ मैस्लॉज की थ्योरी समझानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन बैरियर्स टू अफेक्टिव कम्युनिकेशन समझाने हैं, नियर अबाउट 5 आप लर्न कर लेना और मेजर्स भी बताने हैं कि उनको दूर कैसे करा जा सकता है, तो इसमें भी मिनिमम 5 पॉइंट आप लर्न कर लेना। ये ज्यादातर 6 मार्क्स में या 8 मार्क्स में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए, डिफरेंट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव यूज टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी, इसमें भी 5-5 आप फाइनेंशियल के पॉइंट और 5-5 नॉन फाइनेंशियल टूल्स आपको याद करने हैं इन ऑर्डर टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। समझ में आ रहा है बच्चा? तो ये हमारा डायरेक्टिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट, एक स्टेटमेंट है, डायरेक्टिंग हार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट है। क्या आप एग्री हैं? बिल्कुल हम एग्री हैं। 4 रीजन टू सपोर्ट ऑफ योर आंसर, सपोर्ट ऑफ अ रीजन में क्या आ जाएगा बच्चा, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। समझ में आ रहा है ना? सपोर्ट मतलब डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस लिखनी है आपको 4, सिंपल। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सिंपल सा फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में डिफरेंस करना है। 6 मार्क्स का है तो 6 पॉइंट, 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट, सिंपल। चलिए चैप्टर 8 कंट्रोलिंग की तरफ बढ़े बच्चा। पहला है प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, प्लानिंग आगे देखने का नाम है और कंट्रोलिंग पीछे देखने का नाम है। इस स्टेटमेंट में कमेंट करना है, बिल्कुल ठीक है। प्लानिंग आगे के लिए करते हैं, कंट्रोलिंग हम कंट्रोल करने के लिए करते हैं एक्टिविटी को, जो कि प्लानिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं है। स्टेप बताने हैं बच्चा कंट्रोलिंग प्रोसेस में, ये 4 से 5 मार्क्स का आएगा। अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो सिर्फ हमें प्रोसेस के नाम ही लिखने हैं, लेकिन सारे नाम आपको लिखने हैं, सिंपल। रिलेशनशिप बतानी है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये और ये फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन इंटर रिलेट करता है, मैच करता है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके साथ आ सकता है, ठीक है। प्लानिंग प्रोवाइड्स ए बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग, अगेन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ अगेन सेम पॉइंट को क्लियर कर रहा है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या डिफरेंस है। इसमें बता रहे हैं कि प्लानिंग बेसिस ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल ठीक है।
बिना प्लानिंग के हम कंट्रोलिंग नहीं कर सकते और बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग अधूरी है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है वो हमें समझाना है। डिविएशन क्या चीज है वो हमें समझानी है। डिविएशन क्या होता है, अंतर, डिफरेंसेस क्या आते हैं, जो हमने सोचा है और जो एक्चुअल में हमें मिला है उसके बीच जो अंतर होता है, दैट इज कॉल्ड डिविएशन। हो रहा है बच्चा क्लियर? तो 6 क्वेश्चन है हमारे कंट्रोलिंग में जो कि आपको अच्छे से करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। यस और नो? चलिए, मूविंग ऑन टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन 3 ब्रॉड फाइनेंशियल डिसीजन। व्हाट आर दीज? नॉर्मल से हमारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड वगैरह, ठीक है। चलिए, व्हाट इज मीन बाय वर्किंग कैपिटल, क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल का। हाउ इज इट कैलकुलेट, वो कैलकुलेट कैसे होता है, फॉर्मूला। और 5 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। ये आएगा 6 से 7 मार्क्स में आपका क्वेश्चन, 6 या 8 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। और मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल 2 से 3 लाइन में समझानी है, फॉर्मूला 2 लाइन में समझाना है, 5 फैक्टर्स तो 5 पॉइंट्स आपको समझाने, स्पेसिफिक यहां पर कर रखा है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज केपेबल ऑफ चेंजिंग द फाइनेंशियल फॉर्च्यून ऑफ अ बिजनेस, डू यू एग्री? व्हाई और व्हाई नॉट? कैपिटल बजटिंग डिसीजन है वो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हम एग्री करते हैं। और यहां पर आपको क्या लिखना है बच्चा? इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इंपॉर्टेंस लिखनी है। इंपॉर्टेंस दे रखी है आपकी बुक में या नोट्स वगैरह में, अगर आप मेरे नोट्स को फॉलो कर रहे हो, वो आपको इंपॉर्टेंस कैपिटल बजटिंग की यहां पर लिखनी है। सिंपल सा, समझ में आ गया? स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव लिखने हैं 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 के 4 लिखने हैं। फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है, हाउ डज इट अराइज, कैसे अराइज होती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 से 4 मार्क्स में ये आपका क्वेश्चन आएगा। You are the finance manager of a company, new established company. The directors of the company have asked you to plan the capital structure of the company. आप एक नए फाइनेंस मैनेजर है और कंपनी ने आपको अपॉइंट करा है एज अ फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करने के लिए कि क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए कंपनी का। 5 फैक्टर्स लिखने हैं आपको जो कि कंसिडर करने चाहिए आपको कैपिटल स्ट्रक्चर। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर आपको लिखना है, सिंपल सा, एनी 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट केप्ट इन माइंड व्हाइल डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाउ डज वर्किंग कैपिटल अफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ अ कंपनी है, 2 से 3 मार्क्स में आएगा। वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली अफेक्ट करता है, ठीक है ना, उससे क्या होगा, नीड तो अराइज होगी, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है, तो वो आपको 3 से 4 लाइन में समझाना है। सिंपल बच्चा। चलिए, फाइनेंशियल मार्केट में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हमारा चैप्टर है। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट लिखने हैं, 3 से 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। रेपो एंड रिवर्स रेपो, बैंकिंग की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको लिखनी है, जो कि आरबीआई सेट करता है। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम आपको 4 से 5 डिफरेंस लर्न करने हैं। डिफरेंसेस ज्यादातर 6 और 7 मार्क्स में नहीं आते हैं, डिफरेंसेस 3 से 4 मार्क्स में ही ज्यादातर आते हैं, तो इसी हिसाब से आपको कम से कम 4 से 5 डिफरेंस लर्न करो, एक हमेशा ज्यादा करो ताकि ये भूल भी जाओ तो आपको वो मेकअप कर जाए। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बच्चा याद कर लेना, कम से कम 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए और कम से कम 5 इंस्ट्रूमेंट के नाम आपको पता होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ सेबी, इंपॉर्टेंट है, सेबी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेबी से जुड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो शॉर्ट में आए चाहे वो लॉन्ग में आए, राइट। ट्रेजरी बिल्स 2 मार्क्स में आ सकता है या फिर 1 मार्क्स में आपका आ सकता है, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, राइट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में से। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, वो आपको बताना है, 1 या 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन आ सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बीच में डिफरेंस आएगा 3 या 4 मार्क्स में, 3 से 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, 3 मार्क्स का तो 3 पॉइंट, 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट, समझ में आ रहा है। चलिए, चैप्टर 11 एडवर्टाइजमेंट आ नहीं रहा हमारे, जो फर्स्ट टर्म में आ चुका है। चैप्टर 12 जो कि हमें अच्छे से करना है, यहां पर भी हम 6 to 7 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए, इनुमरेट, इनुमरेट मतलब होता है बच्चा, यहां पर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना, नाम ही लिखने हैं। वेरियस एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट पास करे हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया हमारा 1986, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया हमारा 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया हमारा, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, पेटेंट एक्ट हो गया, ट्रेडमार्क एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो ऐसे करके आपको एक्ट के नाम लिखने हैं। रिड्रेसल मैकेनिज्म कौन कौन सा अवेलेबल है कंज्यूमर, जो 3 कोड्स बनाई गई है बच्चा, डिस्ट्रिक्ट,
स्टेट और नेशनल, वो आपको समझानी है, ठीक है। रिड्रेसल मैकेनिज्म, रिड्रेसल मतलब होता है शिकायत को सॉल्व करना, ठीक है ना, ग्रीवेंसेस जो भी होती है उनको दूर करना, ठीक है। तो यहां पर आपको तीनों जो हमारे कोर्ट हैं जो कि कंज्यूमर के फरियाद को सुनने के लिए बनाए गए हैं, ये क्वेश्चन 4 से 5 मार्क्स में आएगा, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। एक्सप्लेन ब्रीफली द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर विद रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा, क्वेश्चन आंसर में आपको दे रखा है ना, इसी चैप्टर में क्वेश्चन आंसर में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो वहां पर कंज्यूमर की क्या डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो लिखनी है, 3 से 4 लाइन की वो डेफिनेशन है। यस, 3 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है जो कि वर्क कर रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। व्हाट आर द रेमेडीज, कौन सी अवेलेबल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ये नोट्स भी अवेलेबल है जहां पर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है कंज्यूमर को वो लिखनी है। तो यहां पर वो रिड्रेसल एजेंसी के नाम नहीं आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट, नेशनल कोर्ट वाला आंसर नहीं है इसमें, राइट। तो यहां पर स्पेसिफिक रेमेडीज लिखनी है जो कि कंज्यूमर की डेफिनेशन लिखी है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, वहीं पर तीसरा चौथा ये हमारा क्वेश्चन है कि रेमेडीज कौन कौन सी अवेलेबल है कंज्यूमर को, वो आपको रेमेडीज लिखनी है। 5 to 6 आप लर्न कर लेना, सिंपल। राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर में बच्चा स्पेसिफिक राइट्स आपसे पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे राइट्स और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे पूछी जाए। राइट्स में स्पेसिफिक आ जाएगा, जैसे कि राइट टू सेफ्टी समझाओ, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन समझाओ। तो करना क्या है, सबको रटना नहीं है, सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ताकि कोई भी आपसे कोई भी पूछ ले, कोई भी स्पेसिफिक राइट या रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा जाए तो आपके पास उसका आंसर हो, सिंपल। चलिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 से 4 मार्क्स में पक्का आ सकता है। कौन सी ऐसी एनजीओ है या फिर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वर्क कर रही है, और उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, कैसे वो अवेयर कर रही है, अवेयरनेस फैला रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, वो हमें समझाना है। समझ में आ रहा है। इसमें 6 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटे ही आएंगे, 1 या 2 मार्क्स के या 3 से 4 मार्क्स का। तो हमें ये सारे क्वेश्चन 6 to 7 क्वेश्चन हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। हो गया बच्चा पूरा सिलेबस कवर। अच्छा, किसी भी कीमत पर ये क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इन क्वेश्चंस के आने की। और प्लीज अपने हर वो भाई बंधु के साथ शेयर करो ये क्वेश्चंस जो कि थोड़े से वीक हैं या अभी तैयारी नहीं कर पाए किसी भी वजह से, उन सभी बच्चों के साथ व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जहां पर भी आपसे वो कनेक्ट हैं, प्लीज शेयर करो। आपके साथ साथ अगर उन बच्चों के भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और सबसे अच्छा मुझे लगेगा, राइट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।